नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा ज्ञान की दुनिया के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, संविधान के निर्माण की क्लास चल रही है। ये लक्ष्मीकांत की क्लास है। मेरा मतलब है लक्ष्मीकांत की क्लास चैप्टर 2 संविधान का निर्माण चल रहा है, जिसमें हमने संविधान की समितियां खत्म की हैं। अब हम पढ़ेंगे आगे संविधान का परिवर्तन। चलिए संविधान का परिवर्तन देखते हैं। टाइम न वेस्ट करते हुए आप लोग वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा। मैं लास्ट में बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं और कुछ 10-15 क्वेश्चन भी हल कराने वाला हूं यूपीएससी के लेवल के, यूपीएससी प्री के लेवल के। तो चलिए शुरू करते हैं संविधान। 26 नवंबर 1949 को नागरिकता चुनाव तथा संसद अस्थायी व परिवर्तनशील नियम तथा छोटे शीर्षकों से जुड़े कुछ प्रावधान अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 स्वयं ही लागू हो गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। इस दिन को संविधान की शुरुआत के दिन के रूप में देखा जाता था और इस गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था संविधान का शेष प्रावधान। आगे देखते हैं। इस दिन को संविधान की शुरुआत के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि इसका अपना ऐतिहासिक महत्व है। इसी दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पारित हुए संकल्प के आधार पर पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया था। संविधान की शुरुआत के साथ ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया गया। हालांकि एबोलिशन ऑफ प्रीवी काउंसिल जुडिक्शन एक्ट 1949 लागू हुआ था। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति को पढ़ें। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप पुरानी वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए और समझिए, बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति, जबकि संविधान सभा के लिए चुनाव हो रहे थे, 8 जुलाई 1946 को कांग्रेस पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के मसौदे तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। इसके निम्नलिखित सदस्य थे। पहले इसमें कितने सदस्य थे? कुल 8 सदस्य थे। पहला सदस्य कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा एम असफ अली। तीसरा के मुंशी। चौथा एम गोपाल स्वामी अयंगार। पांचवा केटी सेठ। छठे सदस्य थे DR गड़गिल। सातवां हुमायूं कबीर थे। 8वें सदस्य के संथानम। बाद में सभापति के प्रस्ताव पर कृष्ण कृपलानी को समिति के सदस्य एवं संयोजक के रूप में संयोजित या शामिल कर लिया गया। समिति की 2 बैठकें हुई। पहली बैठक 20-22 जुलाई 1946 को दिल्ली में, दूसरी बैठक 15-17 अगस्त को बम्बई में हुई। सदस्यों द्वारा अनेक टिप्पणियां तैयार करने के साथ साथ समिति ने संविधान सभा में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं और विभिन्न समितियों की संविधान सभा द्वारा नियुक्त के प्रश्न तथा संविधान सभा के पहले सत्र में संविधान के उद्देश्यों पर एक संकल्प पत्र के प्रारूप पर भी चर्चा की गई। संविधान निर्माण, आगे देखते हैं। संविधान निर्माण में इस समिति की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए
एक अमेरिकी संविधानविद ग्रैनविले आइंस्टीन ने लिखा, यह कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति थी जिसने वर्तमान संविधान की उपलब्धि तक भारत को पहुंचाया। समिति के सदस्यों ने कैबिनेट मिशन स्कीम के तर्ज पर काम करते हुए स्वायत्तता क्षेत्रों केंद्र एवं प्रांतीय सरकारों की शक्तियों आदि पर एक सामान्य सुझाव निर्मित किए। उन्होंने एक संकल्प पत्र भी प्रारूपित किया। उद्देश्य संकल्प ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन से बिल्कुल मिलता जुलता था। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जहां तक रीच हो वहां तक शेयर जरूर कीजिएगा। और आगे देखते हैं संविधान सभा की आलोचना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। आलोचकों ने विभिन्न आधारों पर संविधान सभा की आलोचना की। ये आधार हैं। कौन से आधार हैं, चलिए देखते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे हैं, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तभी हम लाइव आकर पढ़ सकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ेंगे साथ बढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आधार देखते हैं कौन कौन से थे। पहला आधार, यह प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। आलोचकों ने दलीलें दी कि यह संविधान सभा प्रतिनिधि सभा नहीं थी क्योंकि इसके सदस्यों का चुनाव भारत के लोगों द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। दूसरा आधार क्या था? संप्रभुता का अभाव मतलब गलत, सॉरी। दूसरा पॉइंट है संप्रभुता का अभाव, माफ कीजिएगा वो गलती से बोल दिया था, सॉरी। आगे बढ़ते हैं। आलोचकों का कहना है कि संविधान सभा एक संप्रभु निकाय नहीं थी क्योंकि इसका निर्माण ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों के आधार पर हुआ था। यह भी कहा जाता है कि संविधान सभा अपनी बैठकों से पहले ब्रिटिश सरकार की इजाज़त लेती है, इसलिए संप्रभुत्व का अभाव था। चलिए तीसरा पॉइंट, तीसरा आधार क्या था? समय की बर्बादी। आलोचकों के अनुसार संविधान सभा ने इसके निर्माण में जरूरत से कहीं ज़्यादा समय ले लिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने मात्र 4 माह में अपने काम को पूरा कर लिया था। निराजुद्दीन अहमद, संविधान सभा के सदस्य, ने इसके लिए अपनी अवमानना दर्शाने के लिए प्रारूप समिति हेतु एक नया नाम गढ़ा। उन्होंने इसे अपवाहन समिति कहा। ये मेंस की दृष्टि से ये आधार बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आप मेंस में इनको प्रयोग कर सकते हैं जहां भी जरूरत हो सकती है। चलिए चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा आधार क्या था? कांग्रेस का प्रभुत्व। आलोचकों का आरोप है कि संविधान सभा में कांग्रेसियों का प्रभुत्व था। ब्रिटेन के संविधान विशेषज्ञ ग्रैनविले आइंस्टीन ने टिप्पणी की, संविधान सभा एक दलीय निकाय है। सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। पांचवा आधार क्या था? वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व। यह भी कहा जाता है कि संविधान सभा में वकीलों और नेताओं का बोलबाला था। उन्होंने कहा कि समाज के अन्य वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला। उनके अनुसार संविधान के आकार और उसकी जटिल भाषा के पीछे भी यही मुख्य कारण था। छठा आधार क्या था? हिंदुओं का प्रभुत्व। कुछ आलोचकों के अनुसार संविधान सभा में हिंदुओं का वर्चस्व था। लॉर्ड विस्काउंट ने इसे हिंदुओं का निकाय कहा। इसी प्रकार विंस्टन चर्चिल ने टिप्पणी की कि संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आधार हो सकते हैं मेंस की दृष्टि से। चर्चिल, विंस्टन ने क्या कहा और
लॉर्ड विस्काउंट ने क्या कहा हिंदुओं के लिए। आगे बढ़ते हैं। आगे महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे जो हम मेंस की दृष्टि से समझ सकते हैं। इसको पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और पिछले वीडियो जिन्होंने नहीं देखे वो जरूर देखिएगा और सब्सक्राइब करके हमें सहयोग करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, पहला पॉइंट, संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक मोहर के रूप में अपनाया गया था। दूसरा पॉइंट क्या था? सर BN राव को संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार, कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। तीसरा पॉइंट देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य में, HVR अयंगर को संविधान सभा के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। चौथा पॉइंट, LN मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार, चीफ ड्राफ्टमैन नियुक्त किया गया था। पांचवा पॉइंट, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक थे। मूल संविधान एक प्रवाहमय इटैलिक शैली में उनके द्वारा हस्तलिखित किया गया। छठा पॉइंट, मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट शांति निकेतन के कलाकारों ने किया, जिनमें नंदलाल बोस और व्यूहर राम मनोहर सिन्हा शामिल थे। सातों पॉइंट, मूल प्रस्तावना को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित और व्यूहर राम मनोहर सिन्हा द्वारा ज्यामितीय सौंदर्यीकृत और अलंकृत किया गया था। आठवां पॉइंट, मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया था। ये प्रीलिम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन किसने किया था? वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया था, जिसे नंदलाल बोस ने सुंदर ढंग से अलंकृत एवं जयंतीय किया गया था। संविधान का हिंदी पाठ, चलिए देखते हैं। संविधान का हिंदी पाठ देखें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो पुरानी वीडियो देखिए। अब मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं पुरानी वीडियो से बहुत ही समझ में आएगा आप लोगों को। चलिए देखते हैं, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। सभी वीडियो को बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर हो रहे हैं लक्ष्मीकांत के। चलिए आगे देखते हैं संविधान का हिंदी पाठ। मूल संविधान में हिंदी भाषा के प्राधिकृत पाठ के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था। बाद में 8वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 द्वारा इस संबंध में प्रावधान किया गया। इस संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 11 में एक नया अनुच्छेद 394 के जोड़ा गया। इस अनुच्छेद में निम्न प्रावधान किए गए। इस प्राधिकार के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा करवाए गए अनुवाद का प्रकाशन इस प्रकार होगा। पहला नंबर, संविधान का हिंदी अनुवाद यदि इसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता होगी तो केंद्रीय अधिनियम द्वारा हिंदी के लिए स्वीकार किए गए भाषाई रूप एवं शब्दावली को ही अपनाया जाएगा। संविधान के सभी संशोधन प्रकाशन से पहले सम्मिलित किए जाएंगे। दूसरा पॉइंट, संविधान के प्रत्येक संशोधन का जो अंग्रेजी में है हिंदी अनुवाद किया जाएगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं, इस हिंदी पाठ का वही अर्थ लगाया जाएगा जो अंग्रेजी के मूल पाठ में विहित है, मतलब है। यदि अर्थ लगाने
में कोई असुविधा उत्पन्न होगी तो राष्ट्रपति इसका उपयुक्त परीक्षण कराएंगे। तीसरा पॉइंट, संविधान के प्रत्येक संशोधन का जो अंग्रेजी में है हिंदी अनुवाद किया जाएगा तथा इसे हिंदी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। ये भारत की संविधान सभा 1946 में सीटों का आवंटन। चलिए देखते हैं। क्रम संख्या, क्षेत्र और सीटें। क्रम संख्या, पहला नंबर ब्रिटिश भारतीय प्रांत 11 प्रांत थे ब्रिटिश के भारतीय प्रांतों में, 292 सीटें थी। दूसरा पॉइंट, देशी रियासतें भारतीय राज्य 93 सीटें थी। तीसरा पॉइंट, मुख्य आयुक्त के प्रांत 4 प्रांत थे जिनमें 4 सीटें ही दी गई, कुल सीटें थे 389। तालिका 2.2, संविधान सभा के लिए हुए चुनावों के परिणाम में जुलाई अगस्त 1946। चलिए, दल के नाम, सीटें जीती थी कितनी, चलिए आगे देखते हैं। क्रम संख्या ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, हम इतना ही पढ़ेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप 50 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा कर देते हैं तो हम लाइव पढ़ सकेंगे, आपके क्वेश्चन सीधे हमसे जुड़ सकेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कैसी वीडियो लगेगी। चलिए, मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछता हूं। अभी हाल ही में संविधान दिवस के रूप में मनाया गया था और वो कौन सी तारीख थी, कब मनाया गया था? चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए, ये तालिका देख रहे हैं आप, इन तालिकों को आप अपने लक्ष्मीकांत की किताब से जरूर कवर कीजिएगा। अब मैं चलिए कल हम तीसरा चैप्टर शुरू करेंगे। ये महत्वपूर्ण टिप्पणियां भी आप देख लीजिएगा, नहीं तो मैं कल ही कवर करा दूंगा। और अब हम आगे लक्ष्मीकांत के तीसरे चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। कल देखेंगे कौन सा चैप्टर है, संविधान की प्रमुख विशेषता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, बहुत सारा दुलार दीजिएगा। चलिए, धन्यवाद आप सभी लोगों का, आपने पूरा वीडियो देखा।